प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम थोड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहली बात, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, 8 नंबर की राशि अर्थात चंद्रमा की ये नीच राशि है। यहां पे चंद्रमा नीच राशि में स्थित होने के कारण परिणामों में कमजोरी कर देते हैं। लेकिन क्या सभी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, जिसमें लग्न में चंद्रमा विराजमान हो, कमजोरी हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज के कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। अगर चंद्रमा, अब यहीं से शुरुआत होती है, अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा लग्न में विराजमान है, वृश्चिक राशि बन रही है, वहीं चंद्रमा बैठे हैं लग्न में, तो क्या बात होगी कि आपको ये बात समझनी होगी कि वहां के चंद्रमा तुरंत ही कमजोरी को प्राप्त नहीं कर जाते हैं, अपितु हमें उनको फलादेश में लाने से पहले उनके विभिन्न विषयों का ध्यान करना होगा। पक्ष का बल कैसा है? जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी देख करके आप ये बात समझ जाएंगे कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं कि कृष्ण पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष के यहाँ पे जो चंद्रमा है वो द्वादशी तिथि के हैं, तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। पहली बात, तो चंद्रमा अगर पक्ष के बल से बलवान हैं और लग्न में विराजमान हैं, तो वो अगर पक्ष के बल से कमजोर हैं और लग्न में विराजमान हैं तो आपको कमजोर परिणाम करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं और अगर वो पक्ष के बल से बलवान हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बीच में अगर वो जन्मा है जातक, तो ये चंद्रमा बली चंद्रमा होते हैं। इसमें ही कभी कभी जैसे शुक्ल पक्ष के नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा तक के चंद्रमा महत्वपूर्ण मजबूत बली हो जाते हैं, बाद में थोड़े कमजोर बली होने लगते हैं। पर फिर भी अगर चंद्रमा आपके पक्ष के बल से बलवान हैं तो ये बात समझ लेना चाहिए कि कुंडली का बल चंद्रमा को या चंद्रमा का बल कुंडली को मिल रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो चंद्रमा पे सभी ग्रहों का फल आश्रित होता है। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानि ग्रहा प्रेक्षन्ति शुभा शुभानि। इसका अर्थ यही होगा कि चंद्रमा पे सभी ग्रहों का बल आश्रित होता है। सारे ग्रह फल करते समय, फल देते समय चंद्रमा पे मुंह देखते हैं, चंद्रमा का मुंह ताकते हैं। तो अगर चंद्रमा के पास पक्ष का बल है, उसमें भी एक सिद्धांत और भी मैंने जो अपने कार्यक्रम में कई बार बताया है कि लग्न के चंद्रमा अगर क्षण चंद्रमा होते हो, मतलब उनके पास पक्ष का बल ना भी होता हो, द्वितीय के चंद्रमा, चतुर्थ के चंद्रमा, पंचम और एकादशवें के चंद्रमा को कुछ आचार्यों ने पक्ष बल से कमजोर होने के बावजूद भी शुभ परिणाम देने वाला कहा है। ऐसे चंद्रमा शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो इस आधार पर जो आपकी कुंडली बनी है, अगर चंद्रमा लग्न में विराजमान है तो आपको यह देखना होगा कि उनके पास पक्ष का बल है क्या। अगर पक्ष के बल से चंद्रमा बलवान है तो फिर उन्हें व्यवस्थित कहेंगे और वो चंद्रमा कमजोर नहीं होंगे। यहां तक बात है। उसके बाद चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह से केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, यहां पे किसी भी शुभ ग्रह से त्रिकोण में और केंद्र में नहीं बैठे हैं, शुक्र, बुध और सूर्य से नवम पंचम में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। जिनसे त्रिकोण में बैठे हैं और इनसे केंद्र में अर्थात चौथे और 10वें राहु और केतु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनके प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि जहां चंद्रमा बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, वो भाव लग्न भाव है और उस भाव का स्वामी एकादशवें में बैठा है। तो लग्न के अधिपति अगर लाभ में बैठते हैं और लग्न में अगर पूर्ण रूपेण चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के पड़े हों या शुभग्रह होकर के पड़े हों, उन पर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे चंद्रमा भी जातक के जीवन में धन और प्रतिष्ठा को देने वाले होते हैं, सुंदरता को देने वाले होते हैं और सांसारिक सुखों के साथ साथ मानसिक सुखों के दाता भी हो जाते हैं। बुद्धिमान, अच्छे शरीर वाला, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला, गंभीर मानसिकता वाला, ऐसा बना देते हैं। क्लियर है? अब मैं यहां से इनकी कुंडली पे आपका ध्यान लेके आऊंगा। आप भी कार्यक्रम हो सके तो पूरा देखिए, डबल स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन सामान्यतया कुंडली विश्लेषण का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत सारी चीजें समझने वाला आपको बना देता है। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराता हूं। पंचांग जो है
सूर्य कर्क राशि में, अर्थात ये आषाढ़ माह का जन्म होगा। आषाढ़ माह में सूर्य जो होते हैं वो दक्षिणायन होते हैं। दक्षिणायन में सूर्य का बल थोड़ा कमजोर होने लगता है, या पापक ग्रहों का बल दक्षिणायन में बढ़ जाता है, शुभ ग्रहों का बल दक्षिणायन में कम हो जाता है। अब इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो थोड़ी अलग तरीके की घटना होगी, या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के मन में जो विचार हो वो कई बार 50-100 लोगों से अलग हो। दुनिया को देखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो सकता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से विचारों में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं उनके विचार बदलते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में बनते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा, मैंने जैसे कि बात कही, ये शुभ ग्रह होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त व्यवस्थित रहता है, वो धनवान भी होता है और उसके पास धन का फ्लो एक जैसा बना रहता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और 24 अंश पे विराजमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है। इसके वस्तुतः जो देवता होते हैं वो इंद्र हैं, और ऐसे लोग जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हों उन्हें चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, और अगर हो सके तो ब्राह्मणों को निश्चित रूप से अपने जन्म के नक्षत्र में दान करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ धारण करें और ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार। इससे हमारे अंदर जो नक्षत्र का दोष लग जाता है, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे होने का कोई ना कोई दोष होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, पुष्य और पुनर्वसु को लगभग छोड़ दें तो ज्येष्ठा नक्षत्र, इसके देवता इंद्र हैं जो क्रूर देवता माने गए हैं। इस वजह से ऐसे लोग जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हों उन्हें प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखरा आदि की सफाई और इनका देखरेख करना चाहिए। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य, सूर्य नमस्कार और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र ब्रह्म योग, ऐसे लोगों को दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होती और उनके ऊपर माया का विस्तृत असर भी कई बार नहीं होता, या कई बार उनका जो पसंद होगा वो थोड़ा लोगों से डिफरेंट अलग तरीके का होता है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण होगा। राक्षस गण के कारण व्यक्ति थोड़ा ईर्ष्या, क्रोध, वैमनस्व, तृष्णा, जल्दबाजपन की प्रवृत्ति, मेरा काम जल्दी हो जाए, प्रवृत्ति मूलक, बहुत मतलब धनवान हो जाना, ऐसे इस तरीके का विचार बनता है, राक्षसों की प्रवृत्ति वाली। और ब्राह्मण वर्ण के कारण ब्राह्मणों में विश्वास, धर्म में विश्वास, परंपराओं में विश्वास, आस्था का पालन करना, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को दिलचस्पी होती है, या वो चीज़ें अपने जीवन में वो शामिल करके और उसको सुनियोजित तरीके से रखना चाहता है। कह सकते हैं कि इनका नर्चर करने वाला होता है। तो पंचांग में अच्छी बात बनी कि चंद्रमा जो हैं वो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के बन गए, जो शुभग्रह बन रहे हैं, और जन्म हुआ है व्यक्ति का गुरुवार को। तो वार के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, पराक्रम भाव में नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग लगभग शनि के कारण, परिवर्तन के कारण हो रहा है, क्योंकि गुरु शनि की राशि में और शनि गुरु की राशि में। तो गुरु और शनि का ये जो परिवर्तन है वो दोनों को ही लगभग विलंब से पर परिणाम करने वाला होगा। जैसे पंचम भाव में जब शनि हो जाएंगे तो कई बार व्यक्ति का प्रेम या प्रेम करने में उतनी दिलचस्पी उस तरीके की नहीं होती है, वो बहुत जल्दी किसी को भूल जाने वाला भी होता है, उसके दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें हावी नहीं होती हैं, वो अपने वर्तमान को ही सुरक्षित रखने में विश्वास ज़्यादा करता है। और गुरु नीच राशि में बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति के सकारात्मक विचारों को, अपने ऊपर विश्वास को कमज़ोर कर देता है। तो सकारात्मक जो बिहेवियर है उसको कमज़ोरी मिल जाती है, और नीच के गुरु के कारण कई बार व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होता है, सुख, संसाधन, जो ये बात होती है उसमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिलती है। अब अगर नवांश देखेंगे तो लग्न कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, और लग्न कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। विचार करिए तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि लग्न कुंडली के अगर लाभ भाव के स्वामी ही दशमांशा चक्र के लग्नेश हो जाते हों, और अगर दशमांशा चक्र का लग्नेश जन्म कुंडली के धन भाव में बैठा हो, और धन भाव के स्वामी अगर दिग्बली हो, और धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठ गए, चतुर्थ स्थान के अधिपति गुरु और शुक्र का परिवर्तन, तो ये व्यक्ति के करियर को बहुत ही ऊंचाई पे ले जाने वाला हो जाता है।
मतलब इस दशमांसा चक्र की सबसे अच्छी बात यही हो गई कि आपके तीन तीन ग्रहों ने आपस में संबंध बना लिया। लग्नेश धन भाव में, ये व्यक्ति को कभी भी धनहीन नहीं होने देता। धन भाव के स्वामी दिग्बली और परिवर्तन, तो ये तीनों जो चीजें बन रही हैं वो बहुत ही अच्छी बन रही है। उसके बाद विचार करिए, मंगल स्वग्रही और शनि पंचम भाव के और छठवें भाव के स्वामी होकर के शत्रुगत होकर के अपने भाव को देख रहे हैं। तो पंचमेश पंचम को देख रहे हैं, थोड़े बहुत विलंब के साथ व्यक्ति को समस्त यशों की प्राप्ति होगी। और चंद्रमा जो लाभ भाव के स्वामी होकर के सप्तम में बैठकर सूर्य के साथ कई बार व्यक्ति को इमोशनली लोगों के द्वारा ब्लैकमेल होते हुए भी देखा जाता है। पर गुरु का संबंध ठीक है, शुक्र का संबंध ठीक है, बुध का संबंध, मंगल का संबंध, ये सारे संबंध ठीक बन रहे हैं। 12वें भाव के अधिपति का सप्तम में आकर लाभेश के साथ विदेशों से धन प्राप्त करना, विदेश में रहना, बाहरी वातावरण को समझना और अपने परिवार से दूर रहकर उनके लिए धन आदि संपत्ति इकट्ठा करना, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव दशमांसा चक्र से भी नजर आ रहा है। नवांश चक्र में अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में देखना या चतुर्थ को देखना, राहु मंगल का प्रभाव होना, शुक्र उच्च के हो रहे हैं और जन्म कुंडली में इस भाव के ठीक पीछे अर्थात सप्तम भाव के ठीक पीछे शनि और चंद्रमा का बैठना, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में कमजोरी देता है। लेकिन शुक्र उच्च के हैं, मंगल का प्रभाव अष्टमेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, तो बेवजह की चिंता भी ब्याह को लेकर के सताती रहती है। थोड़ा बहुत मन व्यक्ति का डरता है विवाह करने से, विवाह के सूत्र में बंधने से व्यक्ति को डर लगता है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं विवाह को निभा पाऊंगा कि नहीं, मैं जिम्मेदारी लेने के लायक हूं कि नहीं। तो इस तरीके का जो खालीपन होता है विचारों में, वो इसी अष्टम भाव के अधिपति के लग्न को देखने के कारण। लेकिन शुक्र उच्च के हैं, इस वजह से ये बात कही जा सकती है कि हाँ, वैवाहिक सुख अच्छा है, पत्नी जो मिलेगी वो बहुत ही समर्पित और पतिव्रता मिलेगी। क्योंकि इसके ठीक पीछे शनि चंद्रमा बैठे हैं, तो व्यक्ति का साहस विवाह को लेकर के टूटता रहता है। पंचम भाव में बुध अकेले बैठे हैं, जो जन्म कुंडली के दशम भाव के और लग्न के स्वामी हैं। दशमांसा चक्र से पहले नवांसा चक्र यहाँ पे अच्छा बनता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लग्न के अधिपति अगर पंचम भाव में बैठे हैं, दशम भाव के स्वामी अगर पंचम में बैठते हो, तो विवाह के बाद व्यक्ति के करियर को और भी ज्यादा एक अच्छा प्रोग्रेस मिल जाता है। जबकि राहु यहाँ जिस राशि में बैठे हैं, इस राशि का अधिपति उन्हें देख रहा है, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाता है, धन कमाता है और बुढ़ापे में अपने घर आकर के रह जाता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये जो दशमांसा से पहले नौमांसा और नौमांसा से पहले लग्न, लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, एकमात्र चंद्रमा, क्योंकि राहु और केतु का बेसिक कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे राहु और केतु व्यक्ति को एक तरफ मात्र प्रेम से दूर और पिता के प्रेम से दूर लेके जाते हैं। और दशम स्थान में राहु बैठे हैं, जहां के अधिपति जो सूर्य हैं वो नवम स्थान में बैठे हैं, धर्म कर्माधिपति योग लगा करके। पर भाई बहनों का सुख थोड़ा कम सा होता है, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र बैठना तो तीनों एक साथ चाहते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो कई बार भाग्य के प्रभावों को या उस भाव को कमजोर भी करते हैं। विचार करने वाली बात है। तो भाग्य के स्वामी लग्न में व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहे हैं और भाग्य का कारक भाग्य को अपनी उच्च की दृष्टि से देख करके भाग्य की सुरक्षा कर रहा है। भाग्य का अर्थ पराक्रम भी होता है, भाग्य का अर्थ पूर्वजों का आशीर्वाद भी होता है, भाग्य का अर्थ धर्म पालन भी होता है। जो भाग्यशाली है वही धर्म पालन करता है, जो भाग्यशाली नहीं है वो धर्म पालन भी नहीं करता। उसका धर्म में विश्वास इस वजह से नहीं, क्योंकि भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही धर्म भी रहता है। जो अभागे हैं उनके जीवन में धर्म कहाँ है? जो अभागा है उसके जीवन में हिंसा है, जो भाग्यहीन है वही हिंसा में विश्वास रखता है। क्योंकि वस्तुतः भाग्यशाली ही अपने कर्म के द्वारा मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करता है, और जो मजबूत कर्म करना सिखाता है वो आपका भाग्य, आपका धर्म ही सिखाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में धर्म और भाग्य, चरित्र बल गुरु और सूर्य के कारण, अनुभव गुरु और शुक्र के कारण, और कृतज्ञता गुरु और बुध के कारण प्राप्त हो रही है। क्लियर है? जो कारोबार में आगे बढ़ने का बल है, महंगी गाड़ियां, महंगे शौक, जो चीजें हैं वो इस राहु के कारण है। धर्म जो जीवन में है वो सूर्य और गुरु के कारण है, और महत्वाकांक्षा मंगल के कारण है। इतनी सारी चीजें। अब तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक विश्लेषण लगभग कर दिया है, पर आपको मैं ग्रहों से आपका मेल कराता हूं कि कौन से ग्रह कितनी राशि पे, किस राशि में कितने अंश पे विराजमान है। बात करते हैं ग्रहों के डिग्री की, तो उसमें सबसे पहले वृश्चिक लग्न की कुंडली ना बड़ी अच्छी कुंडली हो जाती है। क्यों हो जाती है? विचार करिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों को केंद्र और त्रिकोण का भाव मिल जाता है। चंद्रमा नवम भाव के स्वामी और सूर्य दशम भाव के स्वामी। अब विचार करिए तो सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष में प्रकाशक ग्रह कहे गए हैं। इन दोनों ग्रहों के बलवान होने से कुंडली के अतिरिक्त जितने ग्रह होते हैं वो सभी बली हो जाते हैं। इन दोनों ग्रहों का
पे अगर ग्रहों का बल अच्छा है कुंडली में, तो बाकी के सारे ग्रहों के पास भी बल स्वतः आने लगता है। प्रकाशक ग्रह हैं, ये नेत्र स्वरूप हैं। आरंभ में जब राशियों का विभाजन हो रहा था तो सभी राशियों के स्वामी सूर्य और चंद्रमा ही थे। बाद में विभिन्न ग्रहों ने, जब इनका विस्तार हुआ, आचार्यों ने इनको अलग अलग राशियों को अलग अलग ग्रहों के अधिपत्य में रख दिया। सूर्य ने सिंह राशि संभाल ली, चंद्रमा कर्क राशि, दोनों ने अपनी अपनी एक एक राशि रखी। बाकी बुध को 2 राशि दे दी, गुरु को 2 राशि दे दी, शुक्र को 2 राशि दे दी, शनि को 2 राशि दे दी, खुद को एक एक राशि में संभाल लिया। तो कहने का अर्थ है, अगर ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में आप विचार करें तो मजबूत त्रिकोण नवम भाव जो चंद्रमा संभाल रहे होते हैं, और केंद्र का सबसे मजबूत भाव 10वां भाव, उसको सूर्य संभाल लेते हैं। सूर्य के मित्र होते हैं मंगल, जो जन्म कुंडली में साहस और लग्न को संभाल रहे होते हैं। मंगल साहस के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, मजबूती के कारक होते हैं, धैर्य के कारक होते हैं, वही इसके परम मित्र होते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश का प्रधान मित्र मंगल और सूर्य अगर विचार करें तो 2 केंद्रों के अधिपति हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, उनको ज्ञान का भाव मिला है, 5वां भाव ज्ञान का होता है, विचार करिए। और गुरु धन के कारक होते हैं, उनको धन का भाव भी मिला है। तो इस वजह से वृश्चिक लग्न की कुंडलियां कई बार इस वजह से ज्यादा सफल और श्रेष्ठ साबित हो जाती हैं, क्योंकि यहां सूर्य भी आपके अपने हो गए, चंद्रमा भी अपने हो गए, मंगल भी अपने हो गए, गुरु भी अपने हो गए। रही बात शनि की, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो सामान्य ग्रह हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनती तो है, लेकिन एक राशि जो मकर राशि है वो उनकी उलझ जाती है पराक्रम भाव में। और विचार करिए तो धन भाव के स्वामी वहीं पे इस कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीचभंग परिवर्तन के कारण हो रहा है। मतलब गुरु का जो परिणाम है वो शनि के ऊपर आश्रित है, और जो शनि का परिणाम है वो गुरु के ऊपर आश्रित है। क्लियर है? तो कहने का अर्थ इतना है। अब विचार करिए तो सूर्य जन्म कुंडली में एक अंश पे बैठे हैं जो कम्युनिकेशन को और आत्मविश्वास को और कई बार डील करने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कई बार ये व्यक्ति के पौरुषत्व को कमजोर करने की जैसे जिम्मेदारी उठा लेते हो। तो ऐसा सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है तो चरित्र बल दे देते हैं, ज्ञान और तर्क, आयुर्वेद और ज्योतिष की समझ दे देते हैं, या इनमें दिलचस्पी दे देते हैं। जबकि चंद्रमा जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं 24 अंश पे, ये बलवान होकर बैठे हैं चंद्रमा और मंगल का, और चंद्रमा और गुरु का ये जो संबंध बना है चंद्रमा से मंगल का, ये बहुत अच्छा है, उत्तम है। और यही चंद्रमा से गुरु का संबंध लगभग तृतीय एकादश में होने के कारण अपनी दशाकाल में लाभ भी दे देगा। चंद्रमा से सूर्य का संबंध व्यक्ति को वैज्ञानिक पद्धति पे जीने वाला और आधुनिक विचारों वाला बना देता है। चंद्रमा से शुक्र व्यक्ति को श्रेष्ठ लोगों के साथ मैत्री और आचरण करने वाला, श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला बना देते हैं। उसी चंद्रमा से नवम घर में बुध व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक और कृतज्ञ बना देते हैं, है ना। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहती है। ये भी कई बार चंद्रमा में बुध यहाँ पे सफोकेट नहीं करेंगे। चंद्रमा के बाद अगर मंगल की बात करते हैं तो 19 अंश के बैठे हैं हस्त नक्षत्र में, और चंद्रमा लग्न में विराजमान है। इस वजह से व्यक्ति सुंदर बहुत होगा, और मैंने इनको देखा भी है। ये बाहर रहते हैं फिलहाल, पर ये बड़े बेहतरीन हैं। और जिसको कहते हैं ना कि एक पुरुष जो बहुत ही सुंदर शरीर और सुंदर आभा मंडल के साथ भगवान के द्वारा बनाया गया है, उपस्थित है, तो ऐसा ही इनकी कुछ ऐसी ही इनकी मुखाकृति है जो किसी को भी मोहित कर सकती है। तो ये चंद्रमा मंगल हो गए। मंगल 19 अंश पे बैठे हैं। गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से अपने संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। जिसको वो लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, वो उसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता है। जिसको वो चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, उसके लिए वो अपनी पूरी बल और सामर्थ्य के साथ उसको प्राप्त करने का उद्यम करता है। बुध जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जो ग्रह बनते हो, अगर वो किसी भी स्थिति में सूर्य या चंद्रमा के साथ संपर्क करते हो तो व्यक्ति को अच्छी आयु और अच्छे राजयोगों का फल मिल जाता है। तो यहाँ पे बुध अष्टमेश जरूर हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से यहाँ व्यक्ति के पास धन, संपदा और ऐश्वर्य को देने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में 26 अंश पे बैठे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, और मंगल जन्म कुंडली में जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे अपने मित्र के नक्षत्र में होने के कारण और गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ने के कारण व्यक्ति की कैपेसिटी अच्छी होगी। हाँ, तीसरे भाव में नीच के गुरु, कई बार व्यक्ति को अपनी भुजाओं पर विश्वास थोड़ा कम रहता है, और थोड़ी जो है ना वो
क्रोध ऐसे तो नहीं आए, पर हाँ जल्दबाजीपन की एक प्रवृत्ति जरूर शामिल हो जाती है, मुझे मेरा निर्णय जल्दी सुना दो। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 4 नंबर की राशि में 28 अंश पे बैठे हैं और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश 12वें भाव के स्वामी होकर के शुक्र इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं। नवांश कुंडली में उनकी एक राशि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में और एक राशि नवम भाव में, जहां पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, और वो शुक्र आत्मकारक ग्रह होकर के नवांश कुंडली में बलवान हो रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली का धन, प्रतिष्ठा, लाभ, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, संतान, ये सब शुक्र देने वाले बन जाएंगे। मार्केश है, लेकिन विचार करिए तो किसी भी तरीके से राहु केतु के संपर्क में नहीं है, पापक ग्रह के संपर्क में नहीं है, तो सप्तम और द्वितीय भाव या 12वें भाव के स्वामी होने के बावजूद वो मारक नहीं होंगे। हाँ, निश्चित रूप से अष्टम भाव के अधिपति के साथ जब उनकी युति होगी तो सप्तमेश और अष्टमेश एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी गुरु और अष्टम भाव के स्वामी मंगल, इनका भी संबंध प्रत्यक्षतया नहीं बन रहा है। चतुर्थ भाव से गुरु और मंगल का संबंध है, गुरु मंगल और राहु का संबंध बन रहा है ना। इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन सामान्यतः यहाँ पे एक अच्छा परिणाम ही देखने को मिलेगा। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं तो कभी कभी विवाह को लेकर के व्यक्ति के मन में मतभेद देखने को मिलता है। शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव में हैं, गुरु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, और किसी तरीके से अगर बात करते हैं तो चतुर्थेश होकर के पंचम में बैठे हैं, लग्नेश से दृष्ट हैं। चतुर्थ भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में नीचाभिलाषी, मंगल से दृष्ट और चंद्रमा से त्रिकोण में, सूर्य, बुध और शुक्र से त्रिकोण में, ये अच्छी बात है। इस वजह से शनि की दशा में चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र, ये सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हो जाएंगे। मतलब शनि भी चतुर्थेश होकर के केंद्र त्रिकोण का राजयोग लगा रहे हैं, लग्नेश होकर के पंचम भाव को मंगल देख रहे हैं, तो व्यक्ति का विवेक और ज्ञान उच्चतम स्तर का होता है, वो समझदार भी होता है। हाँ, विलंब के कारण परिणाम जरूर देर से मिल सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव परिणाम का होता है, द्वितीय नीच राशि के बैठे हैं और शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे है, तो वाणी बड़ी गंभीर, मतलब बोलने में व्यक्ति गंभीर शंख की भांति वाणी होती है, और अपनी वाणी से सबको एकदम इतना टेक्सचर जो होता है वो वाणी का बहुत ही अच्छा और मधुर होता है, आप उसको प्रेम करने लग जाएं, ऐसी वाणी होती है। तो ये आपकी कुंडली के ग्रह हैं जो इतने अंशों पे विराजमान है, जिसमें सर्वाधिक अंशों के साथ शुक्रदेव आत्मकारक और 26 अंशों के साथ अमात्यकारक शनिदेव बन रहे हैं। दोनों ही ग्रह वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन दोनों ही अच्छे बैठे हैं। शनिदेव की दशा में थोड़ा बहुत व्यय हो सकता है, पर शुक्र की दशा में धन, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य आदि का सुख 100% मिल सकता है। अब मैं आपकी कुंडली पे नक्षत्रों पे परिचय करा दूं, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और क्या फल उनका हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य नारायण पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। ये इनके मित्र का नक्षत्र है। दशमांसा चक्र में ये बनते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी, और आ करके वो बैठ रहे हैं सप्तम भाव में। विदेशों से धन प्राप्त करने में सहायता करेंगे, व्यापारिक विचारों को रखने वाला भी बना देते हैं, और व्यक्ति को फैशन की बड़ी अच्छी समझ भी दे देते हैं। कारण, क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्वामी मंगल लाभ में और सूर्य चंद्रमा से त्रिकोण में कर्क राशि में, शुभ ग्रह की राशि में, शुभ भाव में शुभ ग्रहों के संग बैठे सूर्य व्यक्ति को कला की समझ अच्छी दे देते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की उन पे दृष्टि जातक को चरित्रवान और मधुरभाषी बना देगी। चंद्रमा जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में कार्य में बाधा, और व्यक्ति कई बार अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण खुद पे विश्वास नहीं जमा पाता है, खुद पे ही उसका विश्वास कम हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, एक जगह पे टिक कर काम करने में कई बार व्यक्ति को दिक्कत होती है, या किसी एक पे विश्वास करना भी कई बार दिक्कत होती है। पूर्व काल में इसी चंद्रमा के नीच राशि ज्येष्ठा नक्षत्र राहु और केतु के केंद्र में होने के कारण व्यक्ति बड़ी भीषण गलतियां भी कर बैठता है, बाद में उस पे उसको भविष्य के लिए पश्चाताप भी करना पड़ता है। सबके दिलों में जगह बनाने वाला, सबका प्रेमी और सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेने की अभूतपूर्व शक्ति चंद्रमा लग्न में बैठ करके दे देते हैं। एक बार आप अगर सरवाइव कर गए तो फिर दुनिया आपको बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे जान जाती है। मंगल हस्त नक्षत्र में 19 अंश के बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति को एक चीज पे टिक कर रहने के लिए अगर कह दिया जाए तो वो आराम से उसको स्वीकार कर सकता है, पर सामने वाला व्यक्ति आता है और आपके जीवन से गायब होता जाता है। आप बिल्कुल व्यवस्थित हैं, पर आने वाले लोग आप पे टिक नहीं रहे, आपका लाभ उठा रहे हैं और वो अपना काम साध करके आपको अंगूठा दिखा करके चले जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को समझने की शक्ति विकसित करनी होगी। जो आपके प्रति ईमानदार है उसके प्रति आप, कई बार आपके साथ इतना हो जाता है कि लोगों का धोखा आपको इतना मिल जाए कि आप किसी भी अच्छे व्यक्ति पर भी विश्वास कई बार नहीं कर पाते हैं।
ऐसी स्थिति मंगल देव कराते हुए नजर आ रहे हैं। बुध देव का प्रभाव आश्लेषा नक्षत्र में है। वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपको क्रिएटिव बना रहे हैं, धार्मिक बना रहे हैं, चरित्रवान और चिंतन करने वाला भी बना रहे हैं। ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी होती है, धर्म में व्यक्ति की रुचि रहती है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में आपकी कैपेसिटी धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ करके साहस, बल, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता और कम्युनिकेशन को बेटर बना रहे हैं, पर थोड़ी कमजोरी नीच के होने के कारण जरूर होगी। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्रदेव आश्लेषा नक्षत्र में 28 अंश के बैठे हैं, आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले बन रहे हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद भी शुक्रदेव के कारण मिल रहा है। शनिदेव जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र में काम को उलझा रहे हैं, मन को भटका रहे हैं, आलस्य को देने वाले हैं, पेट का रोग, गैस्ट्रिक पेशेंट और निर्णय लेने में कमजोरी व्यक्ति को रहती है। यहाँ पे ये बात भी समझना होगा कि शनि और मंगल दोनों का संबंध एक भाव से बन रहा है, कहीं ना कहीं इस भाव से गुरु का भी संबंध बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी अच्छाई है, वो कई बार दबित हो जाती है, दब जाती है, दमित हो जाती है, या व्यक्ति समाज में उदाहरण भी बनने को तैयार हो जाता है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे समाज आपको उदाहरण बनाए या आपको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करे और बुरे कामों के लिए प्रस्तुत करे। ये बात समझना होगा, क्योंकि जब कभी भी जन्म कुंडली में शनि और मंगल का प्रत्यक्ष संबंध बन जाता है तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से एकाग्रता भंग करने के कारण बन जाते हैं। ये बात याद रखना होगा। बुधदेव, मंगलदेव की बात हो गई, शनि के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं राहु। आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं, सूर्य के प्रभाव में है, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसे दशम स्थान के राहु बहुत अच्छे होते हैं। केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः शतोशतः, राहु बहुत अच्छे बैठे हैं। सिंह राशि के राहु ऐसे भी व्यक्ति को प्रतापी और प्रयोग करने वाला बना देते हैं, तो व्यक्ति थोड़ा प्रयोगधर्मी भी होता है। इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं आपको आपका अष्टक वर्ग अगर देखता हूं तो आयु, ज्ञान, धर्म और समझ, व्यवहार, ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारी वाणी बहुत अच्छी है, हम उसका लाभ धन कमाने में किस तरीके से कर सकते हैं, इस पे भी दिमाग लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा ठीक करना होगा। हमारा मन अशांत है, हम उसको ठीक करेंगे। चतुर्थ स्थान के केतु व्यक्ति के मानसिक भ्रम को बढ़ाने वाले और शंकाओं में जीने वाला बना देते हैं। जबकि हमारा पेट परेशान है, कमजोर है, हमें उसका ध्यान रखना होगा और जितना ज्यादा हो सके पेट को एकदम स्वस्थ रखने के लिए हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। और मन, बुद्धि, चित्त को निगेटिव नहीं रखेंगे। विचार जो बन रहे हैं उस पर हमें किस तरीके से मजबूती से उस पर हावी होना है और उसको अपने ऊपर निगेटिव रूप से, मतलब निगेटिवली हावी नहीं होने देना है, इसका ध्यान रखना होगा। इसके लिए बजरंग बली के 12 नामों का नित्य 12 बार उच्चारण करना होगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही ये कुंडली कर सकती है। खाने पीने से संबंधित भी कारोबार कर सकते हैं। पढ़ाने का काम भी इस कुंडली में बना हुआ है। कंप्यूटर क्षेत्र से भी ये धन कुंडली कमा सकती है। और टेक्सटाइल का काम, कपड़े, फैशन, इत्र आदि से भी संबंधित, कला के क्षेत्र, संगीत आदि से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। दिनचर्या इस कुंडली की ठीक है। पत्नी के आने के बाद धर्म और भाग्य का सुख मिलेगा और जीवन की और भी चीजें प्राप्त होने वाली बन रही हैं। कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाना होगा। लगातार और नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। अपने वैवाहिक सुख को बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी होगी। जबकि ये कुंडली थोड़ी सामाजिक उतनी नहीं है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। पर आप प्राप्त हर एक चीज कर जाएंगे जो आप चाहते हैं। आपको समाज से फायदा है और समाज को आपसे फायदा है। मतलब ये कुंडली सामाजिक थोड़ी और हो सकती है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो जबकि बात करते हैं जन्म कुंडली में ऋण वगैरह लेने को लेकर के, तो बाहर से धन कमाना, बाहर ही भाग्य करना, बाहर के कंपनी में निवेश करना ज्यादा अच्छा रहेगा वनिस्पत यहाँ की कंपनियों से। इतनी सारी चीजें हैं। दिन आपकी कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का अच्छा रहेगा। सोमवार भी अच्छा है। अंक आपके लिए 9 बहुत अच्छा रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करना सर्वोत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त विवाह अगर करना हो तो कर्क राशि कर्क लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न और वृष राशि वृष लग्न के जातिकाओं से कर सकते हैं। विवाह की दिशा पश्चिम रहे। मीन और कर्क वालों से मैत्री अच्छी होगी, शत्रुता ना करें। मकर वृष और मकर सिंह और मेष राशि वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ या पश्चिमी देशों में। बाहर ही रह जाना, बाहर ही बस जाना, ये भी इस कुंडली में बना हुआ है। पर अंततोगत्वा ये बात है कि मृत्यु श्रेष्ठ आपके भारत देश की है। विदेश में जाकर के मर जाना वापस पुनर्जन्म करवा सकता है, तो मोक्ष की प्राप्ति तो हमारी भारत भूमि ही करा सकती है। इतनी सारी चीजें हैं। हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मंगल की दशा में जब कभी भी राहु और केतु का अंतर आए,
उसके बाद ऐसे बुध, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शुक्र, शनि आदि ग्रह आपके लाभ के लिए अच्छे हैं। भवन, भूमि, वाहन के लिए बुध की दशा में थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। मंगल, राहु और केतु की दशा में चोट चपेट की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, हमें वहां ध्यान रखना होगा। बाकी वैसे भाग्यशाली तो आप हैं। आपका भाग्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला बन रहा है। मतलब आप जब कभी भी कोई चीज, जिस चीज को आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें आपके मंगल भी सहयोगी हो रहे हैं और शनि भी सहयोगी हो रहे हैं। बस ये दोनों ग्रह जब कभी आमने सामने हो जाते हैं तो कई बार चिंतन को चिंता में बदल देते हैं। हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। क्लियर है? नींद अच्छी लेनी है, माता के साथ संबंध अच्छे विकसित हों, इसका ध्यान रखना होगा। पिता के साथ कम्युनिकेशन खराब ना हो, और उनको आप क्या बेहतर दे सकते हैं अपने इस जीवन में, हम अपनी कमजोरी को कैसे मजबूती में बदल सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारी ये कमजोरी है और वो सिर्फ हम ही जानते हैं, पर हम उस कमजोरी पे अगर अकेले काम करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम विजय श्री को प्राप्त कर जाते हैं। और ये कुंडली लग्न में चंद्रमा को लेकर के विराजमान है, राहु और केतु से केंद्र में है। इस वजह से कुंडली शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से थोड़ी ज्यादा कमजोर मालूम पड़ती है। लेकिन वो बल वापस प्राप्त कर रहे हैं चंद्रमा, क्योंकि उनके पास पक्ष का बल बलवान होकर बैठा हुआ है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।